नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई और रोमांचक यात्रा में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन कहानियों को जिन्होंने भारत की पहचान बनाई। आज हम भारत के एक बेहद मशहूर और प्रभावशाली दौर की कहानी सुनेंगे, मुगल साम्राज्य की, जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति बल्कि यहाँ की संस्कृति, कला और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया। सोचिए, 500 साल पहले एक नए वंश ने भारत में कदम रखा और लगभग 300 साल तक यहाँ राज किया। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, इमारतों, कहानियों और परंपराओं में। इस दौरान भव्य महल बने, बाग बगीचे खिले और शाही जीवन शैली ने एक नई परिभाषा पाई। मुगल वास्तुकला और बागवानी ने भारत के शहरों को एक अलग ही रंग में रंग दिया। कला, संगीत और साहित्य को नई ऊंचाई मिली। मुगल दरबारों में कवि, चित्रकार और संगीतकारों को सम्मान मिला और उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। मुगलों की कहानी हिम्मत, लड़ाई, दोस्ती, खोजों और अद्भुत रणनीतियों से भरी है। यहाँ हर राजा की अपनी अलग कहानी है, कभी युद्ध के मैदान में तो कभी शांति की कोशिशों में। सवाल है, मुगल साम्राज्य शुरू कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक विदेशी वंश को भारत में इतना मजबूत बना दिया? इसकी नींव रखी थी एक बहादुर योद्धा, बाबर ने, जो मध्य एशिया की बर्फीली वादियों और पहाड़ों से लंबा सफर तय करके भारत आया था। उसके सपनों में एक नया साम्राज्य बसता था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। मुगल शब्द मंगोल से आया है, जो उनकी जड्डों और विरासत की याद दिलाता है, क्योंकि बाबर चंगेज खान का वंशज था और उसकी नसों में मंगोलों की बहादुरी और नेतृत्व की भावना दौड़ती थी। मुगलों ने भारत को अपना घर बना लिया और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। उन्होंने भारतीय त्योहारों, खान पान और परंपराओं को अपनाया और उनमें अपनी छाप भी छोड़ दी। उन्होंने भारत को ताजमहल, बिरयानी और कई अद्भुत इमारतें दी, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। मुगल कारीगरी की बारीकियां, संगमरमर की जड्ढाई और नक्काशी आज भी कारीगरों के लिए प्रेरणा है। इस कहानी में हम बाबर से लेकर अकबर और अन्य महान शासकों के बारे में जानेंगे, उनकी जीतें, उनकी सोच और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसले। हम देखेंगे कि कैसे इन शासकों ने समाज, प्रशासन और धर्म को लेकर नए प्रयोग किए और किस तरह उनकी नीतियों का असर आज भी महसूस किया जाता है। तो तैयार हो जाइए मुगल साम्राज्य के इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए। आइए इतिहास के इस सुनहरे अध्याय को मिलकर खोजें और समझें। अब मिलिए पहले मुगल हीरो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से, जिनकी कहानी भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करती है। बाबर न सिर्फ एक विजेता था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था, जिसने अपनी किस्मत को बदलने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। बाबर का जन्म फरगना, मध्य एशिया की खूबसूरत घाटियों में हुआ था। बचपन से ही उसे सत्ता संघर्ष, युद्ध और राजनीति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फरगना की पहाड़ियों और मैदानों में ही उसने अपने जीवन के पहले सबक सीखे। बाबर के खून में दो महान वंशों का मेल था, तैमूर लंग, जो मध्य एशिया का महान विजेता था, और चंगेज खान, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक। यही वजह थी कि बाबर के सपने भी सीमाओं से परे थे। वह खुद को एक महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को भारत आने का न्योता मिला। भारत की समृद्धि और यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता ने बाबर को आकर्षित किया। उसे लगा कि यही वह मौका है जब वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। बाबर ने अपनी छोटी लेकिन बेहद अनुशासित सेना तैयार की। उसके सैनिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनमें अद्भुत साहस था। बाबर ने अपने सैनिकों को नई रणनीतियों और हथियारों से लैस किया। बाबर के पास तोपें और बारूद थे। उस समय भारत में यह तकनीक नई थी। तोपों और बारूद की ताकत ने उसकी सेना को एक अलग ही बढ़त दी। यही उसकी असली ताकत थी, जिसने युद्ध के मैदान में सबको चौंका दिया। 1526 की ऐतिहासिक पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को अपनी रणनीति, साहस और तोपों के दम पर हरा दिया। यह जीत भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी।
इस शानदार जीत के साथ ही दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। अब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड्डी अच चुकी थी और एक नई सत्ता का उदय हुआ। बाबर को आगे चलकर राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजपूत योद्धाओं से भी लड़ना पड़ा। इन युद्धों में भी उसने अपनी सूझबूझ, रणनीति और नेतृत्व क्षमता से राजपूतों को हराया और अपनी सत्ता को मजबूत किया। बाबर सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और प्रकृति प्रेमी भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में उसके जीवन, युद्धों, बाग बगीचों और भारत की सुंदरता का अनूठा वर्णन मिलता है। आज भी बाबरनामा इतिहास प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल बादशाह बना। हुमायूं का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत में लगातार चुनौतियां लिखी थीं। पिता की विरासत संभालना आसान नहीं था, क्योंकि मुगल साम्राज्य उस समय पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा था। उसे न केवल बाहरी दुश्मनों से, बल्कि अपने ही परिवार के लोगों से भी जूझना पड़ा। उसके भाइयों ने भी कई बार उसके खिलाफ साजिशें रची, जिससे उसका जीवन और भी कठिन हो गया। उसे अपने भाइयों और शेर शाह सूरी जैसे दुश्मनों से जूझना पड़ा। शेर शाह सूरी एक बेहद चालाक और ताकतवर शासक था, जिसने हुमायूं के लिए हालात और भी मुश्किल बना दिए। चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया। इन हारों ने हुमायूं को गहरा आघात पहुंचाया और उसकी सत्ता छिन गई। हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और वह 15 साल तक निर्वासन में रहा। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की, कठिनाइयां झेली और अपने पुराने साथियों को भी खो दिया। इसी दौरान अमरकोट में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। यह घटना हुमायूं के लिए आशा की एक नई किरण थी, जिसने उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। निर्वासन के वर्षों में हुमायूं ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभवों से सीखा, नए मित्र बनाए और अपनी रणनीति को और मजबूत किया। ईरान के शाह की मदद से उसने एक नई सेना तैयार की और धीरे धीरे अपना साम्राज्य वापस पाया। उसकी मेहनत और धैर्य रंग लाया। भारत में शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा किया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। उसकी कहानी बताती है, सच्ची लगन, धैर्य और उम्मीद से खोई हुई चीज भी वापस पाई जा सकती है। हुमायूं का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। हुमायूं के निर्वासन के दौरान भारत पर शेरशाह सूरी का राज्य था, जिनका असली नाम फरीद खान था। शेरशाह ने अपनी मेहनत से बिहार पर कब्जा किया और दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की। उसने कानून व्यवस्था, न्याय और किसानों के लिए जमीन की नई व्यवस्था लागू की। शेरशाह का सबसे बड़ा काम था सड़क-ए-आजम, आज की ग्रैंड ट्रंक रोड। इस सड़क के किनारे सराय, पेड़ और कुएं बनवाए, जिससे व्यापार और यात्रा आसान हुई। उसने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो आज भी हमारी मुद्रा है। डाक व्यवस्था को भी सुधारा, जिससे संदेश जल्दी पहुंचने लगे। शेरशाह की मृत्यु के बाद भी उसके सुधारों ने मुगल शासन को मजबूत नींव दी। शेरशाह की मृत्यु के बाद सूरी साम्राज्य बिखर गया और हुमायूं ने वापसी का मौका देखा। ईरान के शाह की मदद से हुमायूं ने काबुल, कंधार और फिर भारत पर कब्जा जमाया। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था बैरम खान। 1555 में सरहिंद की निर्णायक लड़ाई में मुगलों ने सूरी शासकों को हरा दिया। हुमायूं ने दिल्ली में विजेता के रूप में वापसी की और साम्राज्य को फिर से व्यवस्थित किया। लेकिन महज 6 महीने बाद शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार ने लिखा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। उसकी अचानक मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को फिर संकट में डाल दिया। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 साल का था और उसके संरक्षक थे बैरम खान। दिल्ली का तख्त खाली था और कई दुश्मन तैयार बैठे थे। बैरम खान ने अकबर की ताजपोशी करवाई और उसे बादशाह बनाया। सबसे बड़ी चुनौती थी हेमू विक्रमादित्य, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार के साथ
मुगल शासन फिर स्थापित हुआ। शुरुआत में अकबर ने बैरम खान की देखरेख में शासन किया, फिर खुद बागडोर संभाली। अकबर ने तलवार से नहीं बल्कि सुलह और दोस्ती की नीति से राज किया। उसने राजपूतों से रिश्ते मजबूत किए, जजिया कर हटाया और साम्राज्य को नई मजबूती दी। अकबर सिर्फ विजेता नहीं बल्कि ज्ञान और कला का भी बड़ा प्रशंसक था। उसके दरबार में नवरत्न थे, 9 सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और सलाह के लिए प्रसिद्ध थे। राजा टोडरमल ने जमीन और लगान की बेहतरीन व्यवस्था बनाई। अबुल अफजैल ने अकबरनामा और आइन ए अकबरी जैसी ऐतिहासिक किताबें लिखी। तानसेन संगीत के जादूगर थे, उनकी कला के किस्से आज भी मशहूर हैं। राजा मानसिंह, रहीम और मुल्ला दो प्याजा जैसे रत्नों ने दरबार को और भी खास बना दिया। अकबर का दरबार ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। अकबर का शासनकाल कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक एकता का स्वर्ण युग था। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे। अकबर ने दीन ए इलाही नामक विचारधारा शुरू की, जो एकता और शांति पर आधारित थी। उसने फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और बुलंद दरवाजा जैसी भव्य इमारतें बनवाई। इन इमारतों में हिंदू और ईरानी शैलियों का सुंदर मेल दिखता है। चित्रकला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा मिला। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ। समाज सुधारों में सती प्रथा रोकने और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। अकबर का युग भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। बाबर से अकबर तक की कहानी ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। मुगलों ने भारत को राजनीतिक एकता दी, जो पहले बिखरा हुआ था। ताजमहल, लाल किला और हुमायूं का मकबरा उनकी वास्तुकला की मिसाल है। मुगल चित्रकला, बारीक कारीगरी और चमकीले रंग आज भी प्रेरणा देते हैं। बिरयानी, कबाब, नान जैसे व्यंजन और शेरवानी, चूड़ीदार जैसे कपड़े मुगल विरासत हैं। फारसी और हिंदी के मेल से उर्दू भाषा का जन्म हुआ। मुगलों ने भारत को अपना घर माना और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। उनकी कहानी सिखाती है, अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई मजबूत पहचान बना सकती है।